मेरी शक्ल सूरत कुछ ऐसी थी कि दो चार लड़कियों के दिल में गुदगुदी ज़रूर पैदा कर देती थी। कॉलेज की कुछ लड़कियां मुझे देखते हुए आपस में फप्तियां कसती, देख अंजलि कितना भोला है। हमें देखकर अपनी नज़रें नीची करके एक और जाने लगता है, जैसे हमारी हवा भी ना लगने पाए। डरता है कि कहीं हम लोग उसे पकड़ ना ले। हाय कितना हैंडसम है, जी चाहता है कि अकेले में उससे लिपट जाऊं। ऐसा मत करना, वरना दूसरे लड़के भी तुमको ही लिपटाने लगेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा था। मैंने ऐसा कोई सबक नहीं पढ़ा था जिसमें हवस की आग धधकती हो। मैं जिस्म का पुजारी ना था, लेकिन खूबसूरती ज़रूर पसंद करने लगा था। एक दिन उसने खूब सज धज कर 4 बत्ती के पास मेरी साइकिल के अगले पहिए से अपनी साइकिल का पिछला पहिया भिरा दिया था। शायद वो मुझसे आगे निकलना चाहती थी। उसने अपनी साइकिल एक और खड़ी की और मेरे पास आकर बोली, माफ़ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई मानो ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो। फिर उसने जब अपनी गोरी हथेली से मेरी कलाई पकड़ा तो मैं उसमें खोता चला गया। दूसरे दिन वो दोबारा मुझसे चौराहे पर मिली। उसने अपना नाम मधुबाला बताया। मेरा दिल अब उसकी ओर खींचता जा रहा था। प्यार की आग जलती है तो दोनों ओर बराबर लग जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। इस बीच हमारी मोहब्बत रंग लाई। एक दिन हम दोनों एक ही साइकिल पर शहर से दूर मस्ती करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आकाश में बादलों की दौड़ शुरू हो चुकी थी। मौसम सुहाना था, हर जगह हरियाली बिछी थी। अचानक आसमान में काले बादल उमड़ने लगे, जिसे देखकर मैं परेशान होने लगा। मुझे अपनी उतनी फिक्र नहीं थी जितनी मैं मधुबाला के लिए परेशान हो उठा था, क्योंकि कभी भी तेज बारिश शुरू हो सकती थी। मैंने मधुबाला से कहा, आओ अब घर लौट चले। जल्दी क्या है, बारिश हो गई तो भीगने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर बारिश हो गई तो इस कच्ची और सुनसान सड़क पर कहीं रुकने का ठिकाना नहीं मिलेगा। पास में ही एक गांव दिखाई पड़ रहा है, चलो वहीं चलकर रुकते हैं। गांव देखने में नज़दीक ज़रूर है, लेकिन उधर जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। पतली पगडंडी पर पैदल चलना होगा। अब तो जो परेशानियां सामने आएगी बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। मधुबाला ने हंसते हुए कहा। हमने अपनी चाल तेज तो कर दी, लेकिन गांव की पतली पगडंडी पर चलना उतना आसान ना था। अभी हम लोग सोच ही रहे थे कि एकाएक मूसलाधार बारिश होने लगी। कुछ दूरी पर घास फूस की एक झोपड़ी दिखाई दी। हम लोग उस ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचने पर उसमें एक टूटा फूटा तख्त दिखाई पड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हम दोनों भीग चुके थे। झोपड़ी में शरण लेकर सोचा कि कुछ आराम मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मधुबाला ठंड से बुरी तरह कांपने लगी। जब उसके दांत किटकिटाने लगे तो वो बोली, मैं इस ठंडे को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। तुम मुझे अपने आगोश में ले लो, अपने सीने से छिपा लो। तुम्हारे जिस्म की गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। मधुबाला ने कहा। मधुबाला, हमारा प्यार अपनी जगह है, जिस पर मैं धब्बा नहीं लगने दूंगा, लेकिन तुम्हारी हिफाजत तो करनी होगी। कहकर मैंने अपनी कमीज़ उतार दी और उसे अपने सीने से चिपका लिया। जब मधुबाला ने मेरी मजबूत बाहों और चौड़े सीने में जकड़ गई तो उसके होंठ जैसे मेरे होंठ से मिलने के लिए बेताब होने लगे थे। मैंने उसके पीछे अपनी दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर रगड़ कर गर्म किया और उसकी पीठ सहलाने लगा, ताकि उसका पूरा बदन गर्मी महसूस करे। तब मुझे ऐसा लगा जैसे गुलाब की कोमल पंखुड़ियों पर ओस गिरी हो। मेरी उंगलियां फिसलने लगी थी। आधे घंटे के बाद बारिश कम होने लगी थी। मधुबाला मेरी बाहों में पूरी तरह नींद के आगोश में जा चुकी थी। मैंने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। 1 घंटे बाद मैंने उसे जगाया। तब तक बारिश बंद हो चुकी थी। मधुबाला ने अलग होकर अपने कुर्ते की चेन चढ़ाई और मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने मेरे साथ कोई शैतानी तो नहीं की? मैं हंसा और बोला, हाँ, मैंने तुम्हारे होंठों पर पड़ी बारिश की बूंदों को चूमकर सुखा दिया था। कहा धत। थोड़ा रुककर वह कहने लगी, तुम्हारा सहारा पाकर मुझे नई जिंदगी मिली। ऐसा मन हो रहा था कि ज़िंदगी भर इसी तरह तुम्हारे सीने से लगी रहूं। हमारा प्यार अभी भी नाजुक हालत में है। अगर हमारे प्यार की जरा सी भी भनक किसी के कान में पड़ गई
तो हमारी मोहब्बत खतरे में पड़ ही जाएगी और हमारी ज़िंदगी भी दूभर हो जाएगी। मैंने कहा, जानते हो, मैं तुम्हारे आगोश में सुध बुध भूल कर सपनों की दुनिया में पहुंच गई थी। मेरी शादी धूमधाम से तुम्हारे साथ हुई और विदा के बाद मैं तुम्हारे घर पहुंची। वहाँ भी खूब सजावट थी। रात हुई, मुझे फूलों से सजे हुए कमरे में पलंग पर बैठा दिया गया। तुम अंदर आए, दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास बैठे। हम दोनों ने वो पूरी रात बातें करते हुए और प्यार करने में गुजार दी। इतना कहकर वो खामोश हो गई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। हवा का एक बवंडर आया और मेरा सपना टूट गया। मैंने महसूस किया कि मैं तुम्हारी बाहों में हूँ, मेरा जिस्म तुम्हारे सीने में समाया हुआ था। इतना कहते कहते वो मुझसे चिपक गई। मधुबाला, बारिश बंद हो चुकी है, अंधेरा घिरने लगा है। अब हमें अपने घर पहुँचने में बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारे घर वाले चिंता कर रहे होंगे कहीं हमारा राज ना खुल जाए। तुम ठीक कहते हो, हमें चलना ही होगा। कुछ दिन कई वजहों से हम दोनों नहीं मिल सके, लेकिन एक शाम मधुबाला मेरे पास सहमी हुई आई। मैंने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा, आज तुम बहुत उदास हो। आज मेरा मन बहुत भारी है। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकूंगी? कहीं मैं खुदकुशी ना कर बैठूं, क्योंकि उसके सिवा कोई रास्ता नहीं सूझता। कहकर मधुबाला रो पड़ी। ऐसा क्या हुआ? मेरे घर वाले को हमारे प्यार के बारे में मालूम हो गया। अब मेरी शादी तय हो चुकी है। लड़का पढ़ा लिखा रईस घराने का है। अगले महीने की तारीख भी तय कर ली गई। अब मुझे बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं मिलेगी। मधुबाला रोते हुए बोली, तुम्हारे घर वाले जो कह रहे हैं वो तुम्हारे भविष्य के लिए ठीक होगा। मेरा तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। उनके अरमानों पर जुल्म मत करना। हमारा प्यार आज तक पवित्र है, जिसमें कोई दाग नहीं लगा। समझ लो कि हम दोनों ने कोई सपना देखा था। ये कैसे होगा? अपने आप को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। मेरे लिए कई रिश्ते आए, पर मैंने किसी को पसंद नहीं किया। उसके बाद मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी। अब तुम मुझे भूल जाने के लिए कहते हो। मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ। मेरा प्यार मत छीनो। मैं तुम्हें भुला नहीं पाऊँगी। क्या तुम मुझे तड़पते देखते रहोगे? मैं तुम्हें हर कीमत में हासिल करना चाहूँगी। कुछ दिन हम लोग अपनी दुखी मन लेकर समय बिताते रहे। किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती थी। मधुबाला की माँ से उसकी हालत देखी नहीं गई। वह एकलौती लड़की थी। उन्होंने अपने पति को बहुत समझाया। मधुबाला के पिता ने एक दिन हमारे यहाँ संदेश भेजा, आप लोग किसी दूसरे किराए के मकान में दूर चले जाइए, ताकि दोनों लड़के लड़की का भविष्य खराब ना हो। हमें दूसरे मकान में शिफ्ट होना पड़ा। 3 महीने तक एक दूसरे से नहीं मिले। चौथे महीने मधुबाला के पिता मेरे पिता से मिलने आए और साथ में मिठाई भी लाए थे। बाद में उन्होंने कहा, रिश्ता वहीं होगा जहां मधुबाला चाहेगी, इसलिए 2 साल में उसकी पढ़ाई पूरी हो जाने पर विचार होगा। आप लोग दूर चले आए। हम दोनों की इज्जत नीलाम होने से बच गई, वरना ये आजकल के लड़के लड़की माँ बाप के नाक कटा देते हैं। मेरे पिता ने उनकी बातों को सुना और हंसकर टाल दिया। 1 साल बीत जाने पर मेरा चुनाव एक सरकारी पद पर हो गया और मेरी बहाली दूसरे शहर में हो गई। मेरी शादी के कई रिश्ते आने लगे और मैं बहाने बनाकर टालता रहा। आखिर में मेरे पिता ने झल्लाकर कहा, अब हम लोग खुद लड़की देखेंगे, क्योंकि तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आती। अगर तुमने हमारी पसंद को ठुकरा दिया तो हम लोग तुम्हें अकेला छोड़कर चले आएंगे। मुझे उनके सामने झुकना ही पड़ा और कहा, आप लोग जैसा ठीक समझे वैसा करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। शादी की ज़ोर शोर से तैयारियां होने लगी, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी ना थी। बारात धूमधाम से एक बड़े होटल में घुसी, जहां बताया गया कि लड़की के पिता बीमार होने के चलते द्वार 4 पर नहीं पहुंच सके। उसके भाई बारात स्वागत करेंगे। लड़की को लाल घाघरा चोली में सजाकर स्टेज तक लाया गया, पर उसके चेहरे से आंचल नहीं हटाया गया। लड़की ने मेरे गले में जयमाला डाली और मैंने उसके गले में। तब लोग शोर करने लगे, अब तो लड़की का घूंघट खोल दिया जाए ताकि लोग उसकी खूबसूरती देख सके। लड़की का घूंघट हटाया गया, जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मानो उसे ज़बरदस्ती बांधा गया था।
मैंने एक उंगली से उसकी ठुड्डी को ऊपर किया। उसकी नज़रें मुझसे टकराई तो वह बेहोश होते होते बची। सुहागरात में मधुबाला ने मेरे आगोश में समाकर अपनी खुशी का इजहार किया। उसका प्यार जिंदा रह गया। मैंने उसके गुलाबी गाल पर अपने होंठ रखकर प्यार से कहा, मधुबाला, तुम्हारे गालों पर अभी तक बारिश की बूंदें मोतियों जैसी चमक रही है। थोड़ा मुझे अपने होंठों से चूम लेने दो। ये सुनकर मधुबाला खिलखिलाकर हंस पड़ी, जैसे वह कली से फूल बन गई हो।